इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ काम कर रहे हैं, उनके फैसलों में मदद कर रहे हैं और कानूनी तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। यह सब मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम 2024-25 के थ्रू, जहां कानून का मुस्तकबिल तश्कील पाता है। सलाम, मैं हूं शकील अहमद। आज हम एक ऐसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो आपके लीगल करियर को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े जजेस के साथ काम करने का मौका देता है। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं। यहां आप जजेस की मदद करेंगे, लीगल रिसर्च करेंगे और उनके फैसलों में असिस्ट करेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने का बेहतरीन मौका है। अगर आपका ड्रीम है कि आप पाकिस्तान के कानूनी निजाम में अपना किरदार अदा करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ क्या होती हैं ड्यूटीज एक लॉ क्लर्क की, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या रेम्यूनरेशन होती है एक लॉ क्लर्क की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त हमें पर्सनल स्टेटमेंट और कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर ऐसे लिखने होते हैं। तो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें कि क्या होती हैं एक लॉ क्लर्क की ड्यूटीज एक्चुअली, तो एक लॉ क्लर्क एक्सटेंसिव लीगल रिसर्च कंडक्ट करता है जजेस के लिए। इनमें वो की लीगल पॉइंट्स और प्रेसिडेंट्स फाइंड करता है जो केसेस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्लर्क्स जुडिशियल ओपिनियंस और ऑर्डर्स ड्राफ्ट करते हैं जो जजेस के फाइनल डिसीजंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्लर्क्स तमाम जो केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज और ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जजेस के पास तमाम जो रेडिली एक्सेसिबल मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हों। उसके बाद क्लर्क्स जो हैं वो जजेस के साथ क्लोजली काम करते हैं, उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हेल्प करते हैं और उन्हें लीगल इश्यूज पर स्पेसिफिक एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। क्लर्क्स मेमोज ड्राफ्ट करते हैं जो सिग्निफिकेंट लीगल इश्यूज के बारे में होते हैं, जो जजेस को अपने डिसीजंस में गाइड करते हैं। ये मेमोज लीगल क्वेश्चंस और रेलेवेंट प्रेसिडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए हम पीडीएफ ओपन करते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए। तो लेट्स ओपन द पीडीएफ। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि नाउ वी हैव ओपनड द पीडीएफ। इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है पार्ट 1 में, उसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यू हैव टू फिल योर एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट यानी एलएलएम की है तो उसकी डिटेल्स आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यू कैन सी हियर अंडर ग्रेड एजुकेशन, यानी अपने जो आपने लॉ डिग्री की है एलएलबी की डिटेल्स वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट ए लेवल एफए या एफएससी है अगर आपके पास, तो उनकी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन ए लेवल या ओ लेवल या मैट्रिक आपने किया है तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करनी है। इसी तरह ये तमाम द डिटेल्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में है ये आपने फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपने कहीं पे पहले कोई एम्प्लॉयमेंट की है किसी लॉ ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद बार एनरोलमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड्स अगर आपने विन किए हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने रेफरी की डिटेल्स देनी है। उसके बाद पार्ट 7 में आपने स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 4 में यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो भी आप फिल करेंगे। उसके बाद पास्ट क्लर्कशिप एप्लीकेशन, यानी अगर आपने पहले भी कहीं पे क्लर्कशिप की एप्लीकेशन दी है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद यहाँ पे आपकी लीगल स्टैंडिंग क्या है वो भी आपने यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आपने टिक कर लेना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और एसेट्स के बारे में यहाँ पे आपने केयरफुली देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं
You must answer one personal statement in all 4 essay questions. Failure to do so will result in automatic disqualification. यानी पर्सनल स्टेटमेंट और जो ऐसे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे वो आपने मस्ट करने हैं, वो इट इज मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं करते तो दिस कैन डिस्क्वालीफाई यू। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, यानी पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे टॉपिक्स का एक अलग पीडीएफ है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद द वर्ड लिमिट फॉर पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे क्वेश्चंस इज 750 वर्ड्स, यानी 750 वर्ड्स से आपने एक्सीड नहीं करना। चाहे आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, आपने वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाते हैं तो इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, आपकी मार्क्स डिडक्ट की जाएंगी। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखें, Number 1, the application must be filled digitally and sent to this email along with all corresponding documents, personal statement and essays. Please see the document section below. अब documents कौन से चाहिए वो भी हम नीचे देखते हैं। ये कह रहा है कि आपने तमाम जो documents हैं और जो personal statement है और ऐसे है वो इस email पे आपने भेजना है। Number 3 पे कह रहा है Please ensure that your application and documents are sent in one clearly labeled email. यानी आपने तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे ये एक सिंगल ईमेल में ही भेजने हैं। उसके बाद इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं ये जो भी डिटेल्स हैं इनको आपने केयरफुली पढ़ना है और इनको फॉलो करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे और सबमिट करवा देंगे, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 8 में दिस एप्लीकेशन अलोंग विद द अफोरमेंशन्ड गूगल फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय August 25, 2024 at 11:59 PM. No further time will be granted for submission. यानी जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देंगे, उसके बाद आफ्टर योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉलोइंग गूगल फॉर्म। उसके बाद आपने ये गूगल फॉर्म फिल करना है कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाकई सबमिट हो चुका है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स द एप्लीकेशन फॉर्म, द पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है CNIC एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग O level matriculation and A level intermediate or any other equivalent board certificates, university transcripts and graduation degree certificate, CV certificates, awards, reference letters and any other document the candidate relies upon in this application subject to availability. Other documents such as post-graduation transcript and degree certificate and bar licenses or memberships etc. can also be provided. ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 11 नंबर पे कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आपने स्कैन कर लेने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको स्कैन करके एक ही ईमेल में आपने भेजना है। दैट विल इंक्लूड दिस एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे क्वेश्चंस और पर्सनल स्टेटमेंट, ये सब चीजें आपने भेजनी है। उसके बाद अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। एप्लीकेंट शैल बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और जो एज लिमिट है वो एप्लीकेंट मस्ट बी द एज ऑफ 28 ईयर्स आर बिलो, यानी मैक्सिमम 28 ईयर्स एज होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, यानी आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हों या एटलीस्ट आपके पास एक लॉ डिग्री हो। उसी तरह कुछ नीचे सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो इनको भी आपने लाजमी पढ़ लेना है। यहाँ पे बात की गई है कि मंथली स्टाइपेंड शैल बी प्रोवाइडेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो 90,000 होता है इनिशियली। और उसके बाद 17 नंबर में कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी 1 ईयर, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर का है सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन बाय द लॉ क्लर्कशिप कमेटी, और इसको एक्सटेंड भी कर सकती है कमेटी। उसके साथ साथ तमाम ये जो नीचे डिटेल्स हैं इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें क्वेश्चंस के बारे में तो एप्लीकेंट्स मस्ट आंसर 1 पर्सनल स्टेटमेंट एंड 4 ऐसे क्वेश्चंस, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और रेफरेंस की बात कर रहा है द रेफरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एंड एकेडमिक और एन इंडिविजुअल ऑफ गुड सोशल स्टैंडिंग, यानी जिससे भी आप रेफरेंस लेटर लिखवा रहे हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी का बंदा होना चाहिए
या एक गुड सोशल स्टैंडिंग का बंदा होना चाहिए, उससे आपने रेफरेंस लेटर लिखवाना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखेंगे उसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब आप AI से नहीं लिखवा सकते और आप कहीं से एज इट एज कॉपी नहीं करवा सकते। बेशक आप उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो लिखेंगे वो आप खुद से लिखेंगे, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म की वजह से दिस में रिजल्ट इन योर डिस्क्वालिफिकेशन। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं और वो किस तरह लिखने हैं। उसके लिए हम एक और PDF ओपन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे टॉपिक्स और पर्सनल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ये जज किया जाता है कि आप कितने एबल हैं अपने लीगल रिसर्च में और क्या आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग है लॉ की। तो जो आप ऐसे लिखेंगे और जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इससे ही आपको जज और इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग की पोजीशन है, आपका जो लीगल माइंड है वो क्या है। ये सब चीज आपकी जो है वो ऐसे टॉपिक्स और पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू इवेल्युएट की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी यूज दीज क्वेश्चंस टू गेज एप्लीकेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड राइटिंग स्किल्स। यानी ये जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं पर्सनल स्टेटमेंट और एसेस के लिए, उनके थ्रू एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और उसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स को इवेल्युएट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो वर्ड लिमिट दी गई है आपने उसको फॉलो करना है, एक्सीड नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपकी मार्क्स डिडक्ट की जाएंगी। तो उसके बाद अब हम आते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में। यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज यूज दिस स्पेस टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने बारे में बताना है और आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। आप इस जॉब में या इस पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं, यह आपने एक्सप्लेन करना है। और आपने ये भी डिस्क्राइब करना है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, ये आपने डिस्क्राइब करना है। ये आपने सिर्फ 750 वर्ड्स का लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है गिव योर ओपिनियन ऑन वेदर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू स्ट्राइक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अपना ओपिनियन दें कि वेदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकें। इसके ऊपर आपने अपना ओपिनियन देना है, इसको एक्सप्लेन करना है 750 वर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट इन द ईयर्स 1985 to 1999 that you disagree with. Explain your reasons and provide in detail an alternative perspective to the said judgment. यानी आपने 1985 से लेकर 1999 तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट आइडेंटिफाई करनी है जिससे आप डिसएग्री करते हैं और उसके रीजंस आपने एक्सप्लेन करने हैं। उसके साथ साथ आपने एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करना है उस जजमेंट के हवाले से 750 वर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं Is the Supreme Court of Pakistan's power under Article 187 of the Constitution of Pakistan 1973 unfettered and unbridled? Explain. इसको आपने एक्सप्लेन करना है। Whether a similar provision exists in foreign jurisdiction? यहाँ पे कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करें कि क्या ऐसी similar provision foreign jurisdictions में भी exist करती है and compare the interpretation and application of the said provisions with Pakistan's case. और ये भी कह रहा है कि इसकी interpretation और applications जो है वो पाकिस्तान के केस में क्या है उसको कंपेयर करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेस द अप्रोच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मीडिया रेगुलेशन। हाउ डज द कोर्ट बैलेंस दीज राइट्स विद अदर प्रिवेलिंग राइट्स, कंपेयर पाकिस्तान्स अप्रोच विद अनदर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। ये भी आपने 750 वर्ड्स के अंदर लिखना है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अप्रोच है फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया रेगुलेशन के हवाले से उसे असेस करें, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन राइट्स को और प्रिविलिंग राइट्स को बैलेंस करती है। पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस के साथ कंपेयर करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आप एक एस्पायरेंट हैं और आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करना चाहते हैं तो
अप्लाई करें। आई विश यू गुड लक। और अगर लॉ क्लर्क के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन है ऐसे से रिलेटेड या पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड, देन ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर।